लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग, अब 4 मई का इंतजार। जमीन और पानी पर पहला हक आदिवासियों का, राहुल ने लगाया अंडमान की जमीन अडानी को देने का आरोप। और उन्नाव और साबरकांठा में भीषण सड़क हादसे, 12 की मौत, ओवरटेक बना मौत की वजह। अब खबरें विस्तार से। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की 142 विधानसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ। चुनाव आयोग के मुताबिक 5 बजे तक करीब 90% मतदान की खबर है। इन सीटों पर कुल 3 करोड़ 21 लाख मतदाता रजिस्टर्ड हैं। मतदान 41,001 केंद्रों पर हुआ और सभी केंद्रों पर वेबकास्टिंग की गई। हालांकि कई जगहों से हिंसा, मारपीट, लाठीचार्ज और ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायतें सामने आई हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीआरपीएफ पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बल ने टीएमसी समर्थकों से मारपीट की, बूथ कैप्चर किए और राज्य पुलिस कहीं नजर नहीं आई। डायमंड हार्बर के फाल्ता में बीजेपी ने आरोप लगाया कि ईवीएम में बीजेपी के बटन पर टेप लगाया गया था। इस पर चुनाव आयोग ने कहा कि जिन बूथों पर शिकायत सही पाई जाएगी वहां दोबारा मतदान कराया जाएगा। भवानीपुर में बूथ निरीक्षण के दौरान बीजेपी उम्मीदवार को घेर कर टीएमसी समर्थकों द्वारा नारेबाजी की गई। वहीं दक्षिण 24 परगना में बीजेपी प्रत्याशी ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ने का आरोप लगाया। पनीहाटी में भी ईवीएम में स्याही लगने और विरोध प्रदर्शन की घटनाएं सामने आई हैं। इधर मुख्यमंत्री और भवानीपुर से टीएमसी उम्मीदवार ममता बनर्जी ने अपनी जीत को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया कि उनके पास मौजूद जानकारी के अनुसार भाजपा बंगाल में हार के कगार पर है। तृणमूल कांग्रेस राज्य में 2/3 बहुमत के साथ फिर से अपनी सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हरदोई में गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे प्रदेश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है जो मेरठ को प्रयागराज से जोड़ेगा। इससे सफर का समय 11-12 घंटे से घटकर करीब 6 घंटे रह जाएगा। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ऐलान किया कि इस एक्सप्रेस वे को हरिद्वार से भी जोड़ा जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य कहलाता था, वही आज $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। यूपी के पास अपार संभावनाएं हैं और देश की बड़ी युवा आबादी इस राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। वही उत्तर प्रदेश आज $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इसके पीछे उतनी ही बड़ी तैयारी भी है, क्योंकि यूपी के पास इतनी असीम क्षमता है। देश की इतनी बड़ी युवा आबादी का पोटेंशियल यूपी के पास है। इस ताकत का इस्तेमाल हम यूपी को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए कर रहे हैं। यूपी में नए उद्योग और कारखाने लगेंगे। यहां जब बड़ी मात्रा में निवेश आएगा, तभी यहां आर्थिक प्रगति के दरवाजे खुलेंगे, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अंडमान निकोबार दौरे पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। श्री विजयपुरम में उन्होंने कहा कि बिना स्थानीय लोगों से पूछे उनकी जमीन छीनकर अडानी ग्रुप को दी जा रही है। राहुल गांधी ने दावा किया कि यहां फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू नहीं हो रहा और आदिवासियों को उनका हक और मुआवजा भी नहीं दिया जा रहा है। इलाके में पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी है और लोगों की समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता की सुनवाई और सम्मान जरूरी है। वहां पे काटे जा रहे हैं। आपकी जमीन, अंडमान निकोबार के लोगों की जमीन आपसे छीनी जा रही है, अदानी जी को दी जा रही है, बड़े बिजनेसमैन को दी जा रही है और बिना किसी से पूछे। वहां पे फॉरेस्ट राइट एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, सेटलर्स को सही कॉम्पनसेशन नहीं मिल रहा, आदिवासियों को सही कॉम्पनसेशन की बात ही नहीं शुरू हुई और छुपकर ये हिंदुस्तान का जो हेरिटेज है इसको चोरी की जाए। परसेप्शन बदलने की कोशिश करेंगे, देश के लोगों को बताएंगे कि यहाँ क्या हो रहा है और जो
निकोबार आइलैंड, अंडमान आइलैंड के जो लोग हैं उनकी थोड़ी रक्षा करने की कोशिश करना। सर, ग्रेट निकोबार का अलावा क्या क्या मुद्दा आपने नोट किया अंडमान निकोबार में जो आप पानी का, यहाँ पे अंडमान में पानी का इशू है मेरे अपने। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को केरल के सबरीमाला मंदिर सहित अन्य धार्मिक स्थलों में महिलाओं से कथित भेदभाव से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई जारी रही। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट टिप्पणी करते हुए कहा कि सामाजिक सुधार के नाम पर धर्म को खोखला नहीं किया जा सकता। एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने दलील दी कि सबरीमाला में महिलाओं के प्रवेश पर सुप्रीम कोर्ट का पुराना फैसला अभी भी लागू है और उस पर कोई स्टे नहीं है, लेकिन फिर भी प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कोर्ट धर्म में क्या जरूरी है ये तय नहीं कर सकता। इस पर जस्टिस बीवी नागरत्ना ने कहा कि भारत के धार्मिक और सभ्यतागत इतिहास को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 भी इसी पृष्ठभूमि में बने हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इतिहास को नजरअंदाज करके समाज को कोरी स्लेट की तरह नहीं देखा जा सकता। पंजाब के मानसा की अदालत ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को मानहानि मामले में कड़ी चेतावनी दी है। अदालत ने उनकी लगातार अनुपस्थिति पर नाराजगी जताते हुए कहा कि अगर वे 1 मई को अगली सुनवाई में पेश नहीं होते हैं तो उनकी जमानत रद्द की जा सकती है। अदालत ने रिकॉर्ड में दर्ज किया कि सीएम मान अक्टूबर 2022 के बाद से एक भी बार पेश नहीं हुए हैं। मंगलवार को भी उनके वकील ने छूट की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने 1 दिन के लिए स्वीकार करते हुए सख्त टिप्पणी की। अब मामला 2019 में लगाए गए कथित मानहानि आरोपों से जुड़ा है। अब सबकी नजरें 1 मई की सुनवाई पर टिकी हैं, जहां कोर्ट सख्त कदम उठा सकता है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में एक सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतकों में 3 महिलाएं शामिल हैं। जानकारी के अनुसार तेज रफ्तार बोलेरो ओवरटेक करने के प्रयास में आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई, जिसके बाद पीछे से आ रहे दूसरे ट्रक से भी भिड़ंत हो गई। दोनों ट्रकों के बीच फंसकर बोलेरो पूरी तरह चकनाचूर हो गई और वाहन सड़क किनारे खाई में पलट गए। यह हादसा उन्नाव रायबरेली मार्ग पर कीरतपुर गांव के पास हुआ। सभी मृतक एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, जो बच्चे के मुंडन के लिए मंदिर जा रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है। उधर गुजरात के साबरकांठा जिले में हिम्मतनगर के पास शामला जी से हिम्मतनगर जाने वाले नेशनल हाईवे पर एक तेज रफ्तार प्राइवेट बस ने ओवरटेक करने के प्रयास में आगे चल रही कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। इस हादसे में भी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी घायलों को तत्काल हिम्मतनगर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने अवैध प्रवासियों के खिलाफ कार्रवाई तेज करते हुए 15 भारतीयों को डिपोर्ट किया है। इनमें पंजाब के 11, तेलंगाना के 2 और हरियाणा और उत्तराखंड के 1-1 लोग शामिल हैं। ये कार्रवाई अवैध रूप से ऑस्ट्रेलिया में रहने या वीजा नियमों के उल्लंघन के चलते की जा रही है। अगले महीने यानी मई में कुल 12 दिन बैंकों में कामकाज नहीं होगा। रिजर्व बैंक की छुट्टियों की सूची के मुताबिक इस महीने 5 रविवार और दूसरे और चौथे शनिवार के साथ ही अलग अलग राज्यों में 5 अतिरिक्त दिन बैंक बंद रहेंगे। महीने की शुरुआत 1 मई शुक्रवार को छुट्टी से होगी, जब महाराष्ट्र दिवस, बुद्ध पूर्णिमा और मजदूर दिवस के मौके पर देश के ज्यादातर हिस्सों में बैंक बंद रहेंगे। बकरीद पर भी कुछ जगहों पर 27 या 28 मई को छुट्टी रहेगी। हालांकि बैंकों की छुट्टी के बावजूद ऑनलाइन बैंकिंग, मोबाइल ऐप और एटीएम के जरिए पैसे ट्रांसफर या अन्य काम आसानी से होते रहेंगे। शेयर बाजार भी मई में 12 दिन बंद रहेगा, जिसमें वीकेंड के 10 दिन के साथ ही 1 मई को महाराष्ट्र दिवस और 28 मई को बकरीद शामिल हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.